Hello students, today we are going to start exercise 7.5. Guys 7.5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नया कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसे कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। आई रिपीट, हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स। सब ध्यान से, हर एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुने। पहले मैं इसके कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक पार्ट ले लेता हूँ, ए पार्ट ले लेता हूँ। ले लिया मैंने लीनियर फैक्टर्स। अगर लीनियर फैक्टर है, क्वेश्चन ऐसे होगा, सपोज 1 अपॉन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कह रहे हैं तो हम लीनियर है। लीनियर फैक्टर मतलब जो नीचे फैक्टर है वो लीनियर फॉर्म में है, तो हम इनको बस ऐसे कर लेंगे, ए अपॉन आई, ए अपॉन 1 प्लस बी अपॉन सेकंड प्लस सी अपॉन थर्ड। अब ये ए बी सी क्या है, ऑलरेडी मैं 7.4 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 18 से 23 उसमें मैं क्लियर कर चुका, राइट। सो उसमें से एबीसी आता है कोएफिशिएंट बेसिकली। तो ये तीन फंक्शंस है, दो होंगे तो 2 तक आएगा, 4 होंगे तो डी भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला है बेसिकली। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें इस फॉर्म में इसका आंसर देना है। बी पार्ट, अगर मैं कह रहा हूं सपोज बी पार्ट, सपोज हमारा जो है वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मतलब फर्स्ट फंक्शन है वो उसका क्यूब हो रखा है, 3 बार आ रखा है, सेकंड फंक्शन सपोज 2 बार आया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो देखो इधर 3 और 2 5 है, ठीक है, 3 और 2 सबको पता है 5 होते हैं। नीचे फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा। लेकिन अपॉन में कैसे लिखेंगे? तो सबको पता है कि फर्स्ट फंक्शन 3 बार रिपीट हो रहा है, तो पहले इसका इधर 1, इधर इसका स्क्वायर लेंगे, इधर इसका क्यूब लेंगे। इधर सेकंड 2 बार है तो एक बार सेकंड, एक बार स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे आया, एक्स क्यूब और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सो हमें इसको कैसे ले सकते हैं? ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ई अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस वाज द एग्जांपल। हम इसको ऐसे लेके इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करना कैसे वो तो क्वेश्चंस में ही बताऊंगा मैं, राइट। अभी मैं बस तुम्हें कंसेप्ट बता रहा था बेसिकली कैसे हो रहा है। सी पार्ट, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है और साथ में मल्टीप्लीकेशन लीनियर है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे हम ए अपॉन लीनियर, एक सेकंड ऐसे लिख लो नहीं तो कंफ्यूज रहोगे तुम। लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है सपोज, तो ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। जब क्वेश्चंस पे आऊंगा तो और क्लियर होता है। एंड डी पार्ट लास्ट, इट इज क्वाड्रेटिक है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सपोज कहीं भी हो सकता है, तो हम उसमें कैसे करेंगे? सपोज मैंने कहा 1 अपॉन Q1 Q2 है, राइट, या 1 अपॉन L1 L2 है। सो इसका तो मैं सबको बता चुका हूँ, ए अपॉन L1 प्लस बी अपॉन L2 लीनियर फैक्टर फर्स्ट वाला बताया। तो इस केस में इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। इस केस में हमें क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक आ रहा है उसको एक नया वेरिएबल लेट कर लो, सपोज टी ले लिया या वाई ले लिया। हम एक्स स्क्वायर में डील करके क्वेश्चन नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे अगर ऐसा आ रहा होगा क्वाड्रेटिक। सो हम उसको टी लेट कर लेंगे या वाई लेट कर लेंगे। अब ये होगा कैसे असली? अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर होता रहेगा 1 बाय 1 की बेसिकली एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन हो कैसे रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, राइट। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मेरा क्वेश्चन ये है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका इंटीग्रेशन मैं सब्स्टिट्यूशन से कर दूंगा, बट नहीं हो सकता। सबको ही हमें गेस करना है। ये जिसको फॉर्मूला लर्न होगा, जिसने अंधाधुंध प्रैक्टिस कर रखी, उसको आता होगा कि नीचे हमने देखा कि नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, नीचे रिपीटेड फैक्टर भी नहीं है, नीचे रिपीटिशन नहीं हो रही। देखो दो अलग फैक्टर है और दोनों क्वाड्रेटिक भी नहीं है, रिपीटिशन भी नहीं है, तो बचा क्या? खाली लीनियर है। इसका मतलब हुआ मैं इसको ऐसे ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता हूं, तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा? इक्वल्स टू ए अपॉन फर्स्ट प्लस बी अपॉन सेकेंड। अब अगला स्टेप देखो, x इक्वल्स टू ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2 प्लस बी
इंटू एक्स प्लस वन। असली में जो मैंने ये स्टेप लिखा है वो कैसे आया है, जो नीचे डिनोमिनेटर है मैं इसको उधर मल्टीप्लाई लेके जा रहा हूँ, तो अगला स्टेप यही बनेगा। इट्स अप टू यू, तुम कैसे एलसीएम ले रहे हो। शॉर्टकट मैंने बता दिया है कि इसको इससे बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहीं डायरेक्ट लिख दो। एंड लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ ए और बी की वैल्यू कैसे आती है। दैट इज ओनली एंड ओनली, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स यू कैन फॉलो। 2 मेथड्स मैंने बताए थे, एक कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करके या एक्स की वैल्यू पुट करके। अब मैं इस एक्सरसाइज में प्रेफर करूंगा एक्स की वैल्यू पुट करके, बिकॉज यहाँ पर इजीली हो सकता है। एक है एक्स प्लस टू, एक है एक्स प्लस वन, बहुत इजी मेथड है। एक्स प्लस टू है इसलिए मैं एक्स को माइनस टू पुट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक्स प्लस टू जीरो, अगर मैं जीरो निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी। और एक्स प्लस वन एक जीरो है तो उसको इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी। तो मैं दो वैल्यू पुट करूंगा, बट पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन। इससे होगा क्या, देखो ये तो एक्स ही रहेगा, नहीं एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट कर दी, एक सेकेंड, राइट। अब मैंने ये वाली टर्म देखो जीरो हो जाएगी, ताकि डायरेक्ट बी की वैल्यू यहां से आ सकती है, दैट इज 2। और जब मैंने इस वाले को x की वैल्यू माइनस वन पुट करी, मेरे को पता है ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो सबसे इस ये टर्म रह जाएगी, और एक ही x की वैल्यू माइनस वन जैसी मैं पुट करूंगा तो आई विल गेट डायरेक्ट वैल्यू ऑफ a। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लगाता तब भी आंसर आ जाता, बट मैंने यही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है एक यहाँ पर लॉजिक है जो मैंने बताया कि इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल पा रहा है, हमें सोचना नहीं है। इधर अंदर x प्लस सेवन होता तो मैं x की वैल्यू माइनस सेवन पुट कर देता। सो इतना सोचने का क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अभी मैंने खाली एक स्टेप किया है क्वेश्चन का स्टूडेंट, दैट a एंड b की वैल्यू निकाली है। और मैं लास्ट क्लास में बताया था जो a और b की वैल्यू है इसका RHS में बस पुट करते हैं, बिकॉज जो ये क्वेश्चन है ये तो देखो असली में इंटीग्रेशन ही तो है, हमें RHS में a और b की वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे होगी सब ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन, ये देखो जो ये है इसको मैं रिप्लेस कर सकूं किससे, इससे ना, तो a अपॉन एक्स प्लस वन, ए की वैल्यू माइनस वन है तो उधर आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू टू है तो आएगा टू अपॉन एक्स प्लस टू। अब तुमको इसको प्लस नहीं करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे इस क्वेश्चन का। और इंटीग्रेशन इजिली बड़ा हो सकता है, बिकॉज पहले माइनस कॉमन आया, और एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन log x प्लस वन हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स टू का इंटीग्रेशन log x प्लस टू हो जाएगा, प्लस सी। दिस इज माय फाइनल आंसर। देखा कितना इजी था लास्ट स्टेप, लेकिन a और b की वैल्यू गलत आई तो लास्ट स्टेप भी गलत आएगा, जिसका मतलब तुम्हारे मार्क्स आउट। सो हमें ध्यान रखना है कि हम इसको किसमें कैसे ब्रेक कर रहे हैं। वो तभी ध्यान होगा जब इसने ध्यान से फॉर्मूला पता होगा कि लीनियर फैक्टर में हम डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, रिपीटिशन में कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमारा अलग फॉर्मूले तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस चीज का सबको ध्यान रखना है, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। अब कहीं हो सकती है कि किसी का इसका आंसर, जैसे खुशी है स्टूडेंट, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका आंसर ये आ जाए इस क्वेश्चन में, तो सबको बताइए कैसे आया, उसने माइनस की पावर ऊपर भेजी। तो बट मैं ऑलरेडी बता चुका, कोई जरूरत नहीं है लास्ट स्टेप ऐसे करने की, तुम यहीं पे भी छोड़ो तो इट्स इनफ। बट हाँ हमें ध्यान रखना है कि log की पावर, ये वाला फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, दैट log a की पावर b इट इज b log a। क्योंकि अगर एमसीक्यू में हमारा आंसर क्वेश्चन आया सपोज 1 मार्क्स में, और आंसर उसमें ऑप्शन ये ना दे रखा हो, ठीक है, और उसका लास्ट वाला दे रखो जो इनवर्स करके आया, तो तुम क्या करोगे, तुम गलत ना करो। तो हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू सिस्टम। Next question, question number 2. dx upon x plus 3 and into x minus 3। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन ये था असली में, उसको मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। सबको पता है लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैं a प्लस बी, ए माइनस बी बड़ी इजीली लिख सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन को। इस सॉल्व करने के बाद देखो मेरा ये बन गया 1 प्लस एक्स प्लस थ्री, 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री। नीचे लीनियर फैक्टर है क्वाड्रेटिक, इट्स लीनियर। लीनियर को हमें ब्रेक करना आता है, a अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री। सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं इसको देखो 1 इक्वल्स टू a इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस नीचे वाला भूल जाएंगे क्योंकि हमें पता है उधर जाएगा तो कट ही जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता तो वो ऐसे ही कर सकता है, इट्स अ ट्रिक आई एम सेइंग।
डायरेक्ट हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया इधर मेरे को एक x की वैल्यू 3 पुट करनी है और एक बार मुझे x की वैल्यू -3 पुट करनी है। जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो आंसर आएगा 1 = b, 3 + 3 6, तो b की वैल्यू आ गई 1/6। जब मैं x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा बाकी, तो उधर से आएगा 1 = a ब्रैकेट में -6, तो a आ गया -1/6। बस अब आगे तो क्वेश्चन हो ही सकता है क्योंकि हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है, जो कि मैं यहाँ पर ऐड पुट कर दूंगा। a की वैल्यू कितनी आई है -1/6, यहाँ पुट करूंगा, देखो -1/6 x + 3 + 1/6 b की वैल्यू थी नीचे x - 3 था। मुझे पता है इंटीग्रेशन है तो मुझे यहाँ साइन भी लगाना है, dx भी लिखना है, यहाँ भी साइन लगाना है, dx लिखना ही लिखना है, क्योंकि मैं अल्टीमेट इंटीग्रेशन ही निकालना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन फिर से बहुत ईजी है क्योंकि 1/x वाला आ रहा है, तो log x + 3, इसका भी 1/6 log x - 3 + c। अब लास्ट जब तुम करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो /6 करके, ठीक है, अदरवाइज इट्स इनफ करने की जरूरत फिर से नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर, यहीं पे भी हम छोड़ सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कट रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन देखा फिर से 2 लाइनों में हुआ इंटीग्रेशन के बाद, लेकिन उससे पहले ए और बी की वैल्यू ही हमें निकालनी आनी चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है हमें इंटीग्रेशन निकालना है 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो नीचे फिर से लीनियर फैक्टर है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने की फिर से अब जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं 3x - 1 = अपॉन सेम ब्रैकेट आएगी, सबको पता है जो पिछले 2 क्वेश्चन में हुआ, हमें वही करना है, दैट a/x - 1 b/x - 2 प्लस c/x - 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, 2 नहीं है, सबको पता है 2 का एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ हम करेंगे 3x - 1 = मैं दोबारा बोल चुका हूँ, जिसे नहीं आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना वो इस वाली टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बाकी रेस्ट टर्म बच जाएगी। अदरवाइज ट्रिक क्या है, जो a के नीचे आ रहा है हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर देंगे इधर जो बचा है, ठीक है। b के नीचे x - 2 है तो इसको छोड़ के हम बाकी 2 टर्म्स लिख देंगे, बिकॉज हमें पता है वो अल्टीमेटली कट ही जाएगा, और c के साथ आएगा x - 1 x - 2। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूं। तो मैंने यहाँ से देखा इधर x की वैल्यू पहले मैं 2 पुट कर सकता हूँ, इसके यहाँ से देखो तो x की वैल्यू 1 पुट हो सकती है, ठीक है, और इन दोनों के हिसाब से देखो तो 1 और 2 ही तो पुट करनी थी, मतलब मैं 1 और 2 करूंगा, लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है, अगर मैं 3 भी पुट कर दूं तो वो 3 की तो चलो बात की बात है, अगर हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही होंगी तो डेफिनेटली करेंगे, बट हमने देखा कि 1 और 2 मेजॉरिटी है कि हमें पुट करनी है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पुट x = 2 या when x = 2। जब x की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पुट की 3 2 6 6 - 1 5 आएगा, इक्वल्स टू, देखो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, बिकॉज 2 - 2 0 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। बची की कौन सी टर्म, बीच वाली, तो इससे हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 2 पुट कर दो बस x की जगह। और आई थिंक यू आर द 12th क्लास स्टूडेंट, नॉट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास स्टूडेंट जिसको एबीसी की वैल्यू ना निकालनी आती हो, बिकॉज इस स्टेप के बाद तो बस वैल्यू ही पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। 1 आ गया, इसका -1 आ गया, तो साफ साफ दिख रहा है b की वैल्यू क्या आ गई -5। अभी हमारी b की वैल्यू आई और हमें a और c की भी निकालनी है, तो मैंने पुट किया पुट x = 1, ठीक है। जब मैं x = 1 वैल्यू पुट करूंगा तो देखो आंसर क्या आएगा, इसके अंदर पुट करें, ठीक है, 3 × 1 3, 3 में से 1 गया 2, x 1 पुट करूंगा तो ये दोनों टर्म 0 बन जाएंगी, लेकिन ये वाली टर्म बच जाएगी, तो इसके अंदर x की वैल्यू मैंने बस 1 डाल दी, बस यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, और a की वैल्यू देखो 1 आ जाएगी, सब कुछ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, मतलब 2 × 1 2 और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो a हमारा 1 ही आएगा। अब मुझे दिखा कि मैंने a और b की आई है, c की नहीं आई है, इसका मतलब मुझे एक और वैल्यू पुट करनी है, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, अरे मैं 1 और 2 तो कर नहीं सकता, बिकॉज ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो 0 बन रहा है, तो मैंने को दिखा रहे हाँ एक और फैक्टर है यहाँ पर x - 3, x की वैल्यू में 3 भी पुट करने की कैपेसिटी रखता हूँ, क्वेश्चन में डिमांड है भाई, क्योंकि हमें c निकालना है। x की जैसे मैंने 3 ली तो देखो ये टर्म 0 बन जाएगी, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये रह जाएगी, और जो ये रह गई और यहाँ पे 3 पुट को, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, इस आई तो 0 हो गई, इक्वल टू c इंटू 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 4। सो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, अल्टीमेटली क्वेश्चन में बस पुट ही करना है टू गेट द फाइनल आंसर। अब देखो कैसे पुट करूंगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, a की वैल्यू क्या थी 1, तो 1/x - 1, b की वैल्यू क्या थी -5,
तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह डायरेक्ट मैं माइनस भी लगा सकता हूँ, -5 dx अपॉन x-2। c की वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, dx अपॉन x-3। अब देखो फिर से एक ही लाइन में सोल्व हो रहा है आंसर इंटीग्रेशन का, दैट इज x-1 5 log x-2 4 log x-3। सो मेरा ये फाइनल आंसर आ गया, प्लस सी मुझे जरूर लगाना है, राइट। और मैं एक चीज पहले भी बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक्सरसाइज में बता रहा हूं, बिकॉज ये खाली 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टूडेंट्स आगे मैथ्स लेंगे उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना ही आना है, हर पॉइंट पे ही आएगा ही आएगा। और जो स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेंगे, कॉमर्स के या साइंस के, उन्हें भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना ही आना है, आना ही आना है, ठीक है। ऐसा टॉपिक आता ही आता है, नहीं तो स्टूडेंट्स जब बीकॉम करते हैं वो करते हैं तो कहते हैं अरे हमें आ रहे तो मैथ्स आ गई, हमें तो आता नहीं है इंटीग्रेशन, हम तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स से थे, तो अब क्या करें। सो उनको बहुत दिक्कत होती है, तो उन्हें फिर ट्यूशन लगानी पड़ती है बीकॉम के स्टूडेंट्स को। तो बड़ी हैरानी की बात है, 12th में इसलिए मैथ्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और अच्छे से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। ये एक्सरसाइज काफी ईजी है, जिससे फॉर्मूला आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं देखो सारे 5-6 क्वेश्चन एक जैसे, मैं एक क्वेश्चन करा के कह सकता था ओके यू कैन डू योरसेल्फ, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट, ऐसे भी बोल सकता था, मैंने नहीं बोला क्योंकि हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड गिव ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन x-1 x-2 x, ये तो हो गया। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना अभी हमने, सेम ही तो है बट x का आ गया, देखा यहाँ पे बस सेम है बस ऊपर x आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा 3x-1 था, काम बिल्कुल सेम होगा, राइट। सो आई थिंक इसको कैसे किया जा सकता है फिर सेम तरीके से, राइट। x इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ या नहीं रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर। मैं x इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकता था बट कोई नहीं, x इक्वल्स टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3, ठीक है। जब इस तरीके से करोगे तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, a इंटू x-3, इसको छोड़ के बाकी दो ब्रैकेट आ जाएंगी, और b वाले में नीचे वाले को छोड़ के बाकी दो ब्रैकेट आ जाएंगी, और c वाले में उसको छोड़ के बाकी दो ब्रैकेट आ जाएंगे। बिल्कुल सेम काम करेंगे, पहले x को क्या पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार x को 3 पुट करेंगे, जो उसके फैक्टर हैं उन्हीं को 0 के इक्वल रखना होता है, एक बार x को 1 पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर्स। कैसे, x को 2 पुट करो तो 2 इक्वल्स टू a तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये वाली टर्म देखो 0 बन जाएगी, 2 - 2 0, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये x-2 था क्योंकि इसको तो छोड़ना है ना, तो ये वाली टर्म भी हमारी 0 बन जाएगी, तो अल्टीमेट बचेगा कौन सा, खाली ये टर्म बचेगी। तो मैंने लिखा b, 2 - 1 is 1 and 2 - 3 is -1, तो b की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से -2। मैंने अगर x को 3 पुट किया तो ये वाली टर्म 0 बन रही है, ये वाली टर्म 0 बन रही है, खाली ये बचेगी, तो c 3 में से बन गया 2, 3 में से 2 गया 1 इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू आ गई 3/2, और x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 इक्वल्स टू ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो। ये मैं भाग नहीं रहा हूं, ये बच्चों वाला काम है, एबीसी की वैल्यू निकालना है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निकाल दी है। इसमें समझाऊं क्या, 5 क्वेश्चन करा दिए, एबीसी की वैल्यू सबको आनी चाहिए निकालनी। अब आगे देखो, अब एबीसी की जो वैल्यू आगे हमें करनी क्या है, अल्टीमेटली इसमें फिर से पुट कर देंगे, बस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, एक था x-1, एक था x-2 और एक था x-3, बट एबीसी की वैल्यू भी मैंने नहीं लगाई है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा a की वैल्यू हाफ आ रही थी, b की वैल्यू -2 थी और c की वैल्यू 3/2 थी, 2 थी। तो यहाँ पे बस मुझे फॉर्मूला लगा देना है log ऑफ x-1, इधर -2 log ऑफ x-2 प्लस 3/2 log ऑफ x-3 प्लस c। आंसर खत्म, फिर से 2 स्टेप आंसर था, आंसर फिनिश। सो अब इट्स अबाउट ऑल द लीनियर फैक्टर वाले क्वेश्चन थे। अब आगे हम क्वाड्रेटिक पे मूव करने वाले हैं थोड़ा सा। तो क्वाड्रेटिक को मेरे हिसाब से हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, राइट, क्योंकि खाली क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक को हम मिड टर्म स्प्लिट से हम बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है dx अपॉन 2x dx अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कर रहे हैं मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, क्योंकि नीचे वाले को अगर मैं टी लेट करता हूँ तो ऊपर वाला नहीं बनने वाला, तो इसको हमें ब्रेक करना है।
तो देखो 2x अपॉन, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो नहीं हो पाएगा, मेरे को पहले सोचना है कि नीचे वाले को मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का अगर मैं मिड टर्म स्प्लिट करता हूँ तो आएगा क्या, अल्टीमेटली वो आना है x प्लस 1 x प्लस 2। मिड टर्म सबको आती होगी, मैं लिख देता हूँ कि हमने कैसे निकाला है इसका फैक्टर, मिड टर्म स्प्लिट से निकाला है। अब तुम 9 10 की तरह मिड टर्म पूरी करके दिखाओ या डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद तो मुझे क्वेश्चन बन ही गया मेरा लीनियर फैक्टर वाला, क्योंकि नीचे में अगर डिनोमिनेटर से पहचान है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ रहा है, दैट विल बी a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, राइट। एंड नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। बस a और b की हमें वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। एक बार x माइनस 2 पुट होगा इसकी वजह से, और एक बार x माइनस 1 पुट होगा उसकी वजह से, एंड टू गेट द फाइनल आंसर। तो देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू माइनस 2 पुट करी तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो ये माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है -1, तो b की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा खाली, तो -2 इक्वल टू a इंटू 1, तो a आ गया हमारा -2। a -2 है, b 4 है, यहाँ पे बस पुट ही तो करना है, इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन इज a की वैल्यू कितनी आ रही थी -2, और b की वैल्यू कितनी आ रही थी 4, और अपॉन में जो था हमारा वो तो सेम ही रहेगा। और इसका मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, फिर से 2 स्टेप आंसर मैंने फिर बोल ही चुका हूँ, log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 अगेन। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन 5। सो देखा कि लीनियर फैक्टर के क्वेश्चन काफी इजी हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम उसमें अप्रोच क्या लगा रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसा प्योर क्वाड्रेटिक ना होकर साथ में एक लीनियर फंक्शन ब्रैकेट में x प्लस 1 ही होता इसी के साथ, सो मैं उस मेथड से नहीं कर सकता जो मैंने ये किया। पहले मुझे इसमें जो 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है उसमें ब्रेक करना पड़ेगा, देन मैं वो अप्रोच लगा सकता। तो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है। So now we are continuing question number 6. It's very important. Its question is 1 minus x square upon x into 1 minus 2x dx. सब ध्यान से सुने कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें अलग ट्रिक लगेगी, बिकॉज आपको दिख रहा है कि नीचे जो फंक्शन है उसको मतलब उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, तो इसमें कोई ट्रिक अभी हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। सो एक ही चीज समझ आ रही है मुझे देखते हुए कि ऊपर तो ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन नीचे ना मैं अंदर अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या उससे कुछ होगा, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। बस एक ही चीज समझ आ रही है कि जो मैंने हिट एंड ट्रायल सीखा 9th 10th में, हम सब सीख के आए हैं, वही लग सकता है। सो व्हेन यू विल डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x माइनस 2x स्क्वायर, आई नो ये काफी डिवीजन काफी डिफिकल्ट डिवाइड है। देखो ऐसे मैं एक बार बता देता हूँ एक स्टेप, ये देखो कैसे डिवाइड बोल रहा हूँ मैं। देखो अंदर मैं रख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाला रखा है क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन बनाते हैं तो हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री तक जाते हैं। इसी तरीके से मैंने ये रखा। मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब सबको डिवाइड करनी आती है दिस और दिस, इसको सब में रफली जो करते थे 9th क्लास में ऐसे करते थे, तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बचा हाफ, वो क्वेश्चन बनाओगे, हाफ को पूरे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x करके देख लो यही आ रहा है। ठीक है, ये टर्म तो कट जाएगी, साइन चेंज करते थे तुम, ये क्या बनेगा 1/2x प्लस 1 को ऐसे करके कुछ आ जाएगा, राइट। जो तुम नॉर्मल डिवाइड करते हो तुम्हें वही करना है इसमें, और कोई मतलब अलग तरीका नहीं है कि तुम सोचो कुछ अलग करना है। ठीक है, बस यहाँ पे बस साइन का देख लेना एक बार। यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ, सब साइन का जरूर चेक कर ले, जो नॉर्मल डिवाइड सब करते हैं उसी तरीके से करना है, बट साइन का देख लेना। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस ही आएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बिकॉज ये अलग अलग टर्म है, तुम इसको कॉपी सेम कर दोगे। 9th क्लास जिसको याद है हिट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल सेम तरीके से ही मैंने किया है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये सेम कॉपी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमने सॉल्व नहीं किया, जितना सॉल्व हुआ है उसी का साइन चेंज करना होता है। सो एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूँ, कईयों को स्टूडेंट्स को पता भी होती है, कईयों को नहीं भी पता होती है। एक होता है क्यू आर अपॉन डी, इसको बोलते हैं क्यू प्लस आर बाई डी। ठीक है, इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, सब मिक्स फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होती है, क्यू फॉर क्वोशंट, आर फॉर रिमाइंडर, डी फॉर डिवाइजर। तो इस फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन को अपने ब्रेक कर लूंगा, कैसे, इस डिवीजन की हेल्प से।
सबको देखना है बहुत अच्छे से आंखें खोल के कि क्यू ये है, आर हमारा ये है, डी हमारा ये है। तो जब देख लो यहाँ पे मैं आगे करूंगा, तो जो ये फॉर्म है मैं इसी फॉर्म में बस क्यू आर डी की वैल्यू पुट कर दूंगा। ध्यान से सब देखें कैसे बन जाएगा। क्यू की वैल्यू हाफ प्लस आर की वैल्यू आई थी -x/2 + 1 और डिनोमिनेटर था x1 - 2x, मतलब x - 2x का होल स्क्वायर, दैट वाज डिनोमिनेटर बेसिकली। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है बिकॉज मैं इस क्वेश्चन को फॉर्म कर चुका हूँ, दो अलग इंटीग्रेशन। सो 1/2 का तो सभी को पता है x/2 होता है, करना है तो कर दो। ठीक है, मेन इंटीग्रेशन हमारा ये है, इसको हमें सॉल्व करना, इट्स अ चैलेंज। अब ये कैसे सॉल्व हो सकता है, नीचे अगर मैं देखूं क्या बन रहे हैं, लीनियर फैक्टर। सो मैं अब इस इंटीग्रेशन को देखो ऐसे लिख लूंगा जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन करते आया हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ डिवीजन का भी यूज हो रहा है। तो इसको ब्रेक कर लूंगा, a/x प्लस b/1 - 2x। सेम तरीका लगाया लीनियर फैक्टर को ब्रेक करने का। अगला स्टेप -x/2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 1 - 2x प्लस b × x। अब x की वैल्यू एक बार मैं 0 पुट करूंगा क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं इक्वल टू 0, और एक बार x इधर हाफ पुट होगा। सो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार जब x 0 पुट होगा और एक बार x हमारा हाफ पुट होगा। अब करके देख लेते हैं क्या आंसर आना है। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं सबसे पहले, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू है, तो मतलब a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हाफ पुट करते हैं अगर हम, राइट। तो देखो x की वैल्यू जब मैं हाफ पुट करूंगा तो मुझे पता है b/2 हो जाएगा, यहाँ ये तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर हाफ पुट करो 1 - 1/4 आएगा, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 ना। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू हाफ पुट करनी है तो ये 1/4 होगा, 1 - 1/4 इट इज 3/4 ना। ठीक है, तो यहाँ से ठीक तो आ रहा है। हाँ, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/2। सो a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 3/2, मेरे को बस इसी में पुट करना है। इससे मैं I1 सॉल्व कर रहा हूँ, इसको तुम इक्वल टू I1 लेट कर लो इस चीज को खाली। ठीक है, और ये तो ऐड करना ही करना है, तो I1 को बस मैंने सॉल्व कर लूंगा कैसे, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके फॉर इंटीग्रेशन। ध्यान से देखें a की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx/x प्लस ये I1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली। देन b की वैल्यू 3/2 यहाँ पुट करूंगा, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 - 2x। अब इंटीग्रेशन इजी है सॉल्व करना, 1/x का सबको पता है log x, और 3/2 का तो 3/2 होगा ही होगा, 1/1 इसका तो log 1 - 2x होगा। लेकिन यहाँ पर 1x के साथ कॉफिशिएंट -2 है, सबको याद होना चाहिए जो कॉफिशिएंट आता है डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो आंसर हमारा log x, I1 का आंसर आ चुका है, दैट इज log mod x -3/4 क्योंकि 2 2 4 होता है इंटू log 1 - 2x प्लस c। अब मैं इसको i में पुट कर दूंगा, i था मेरा x/2 प्लस I1, तो बस आंसर आ गया। I1 की वैल्यू ये रही, पूरी की पूरी मैं I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा log x -3/4 log 1 - 2x प्लस c। फाइनल आंसर खत्म। ठीक है, डिवाइड का सबको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ तक तुमने देखे सारे क्वेश्चन जो थे बेसिकली लीनियर फैक्टर्स पे वर्क कर रहे थे। अब जो हम करेंगे आगे क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हमारा स्टेप ऊपर होगा, अब हम लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 7 से स्टार्ट हो रहा है। इस चीज को सब ध्यान से देखें। क्वेश्चन है x dx। अब कंसेप्ट अलग हो जाएगा थोड़ा सा क्योंकि अगले फॉर्मूलेज आ रहे हैं, ध्यान से सब देखें। x² + 1 इंटू x - 1 सबको दिख रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, साथ साथ लीनियर भी है, तो ये फॉर्म बन गई 1 लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक वाली, या 1 और बोल सकते हैं 1 क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर वाली। और याद रखना है जब भी क्वाड्रेटिक आए तो क्वाड्रेटिक के ऊपर हमें ax + b या कुछ भी उस फॉर्म में लिखना है। सपोज मैं बोलूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 1 लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आएगा तो लिखेंगे a लीनियर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया 1 क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर, तो मैं लिखूंगा ax प्लस b क्वाड्रेटिक प्लस c लीनियर। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। या सबसे इजी शॉर्टकट इसको उल्टा ही कर लो भाई, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं पाने की जरूरत। सो इट्स अप टू यू कि हाउ यू टेक द सिचुएशन। ठीक है, बात सबकी एक ही है। सब क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे कैसे हो रहा है। x/x² + 1, मैंने देखो इसको पीछे रख लिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इक्वल्स टू a/x - 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² + 1।
सो बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आगे तो हमें सॉल्व करना आता ही है, क्या करेंगे, x इक्वल टू a इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, राइट। मैं एक चीज और बता देता हूँ, कहीं टीचर्स क्या, मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पे ना ये वाला ऐसे मत करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो ना कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला जो मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने दोनों मेथड सिखा दिए हैं। वो कहते हैं ऐसे ही करो। सो इट्स अप टू यू, बोर्ड में कोई मार्क्स एसेस नहीं करते हैं, तो आपकी मर्जी है कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट अगर ज्यादा है तो यहाँ पे ना लिख दिया करो रफली में, ब्रैकेट में ऐसे लिख देना ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट हमारे आंसर आया है, ठीक है, ताकि टीचर को वही लगे हाँ हमने वही की, ठीक है। लाइन लिख देना ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। हाँ, सब देखो हम एक x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं पहले 1 पुट करूं, क्यों भाई, इसको देखते हुए, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू में जब 1 पुट कर रहा हूँ 1 इक्वल टू a 1 प्लस 1 इज 2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ये कब आ रही है, जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी है 1, ठीक है। कैलकुलेशन साथ साथ जरूर देखते रहे कि x की वैल्यू 1 में जब पुट कर रहा हूँ तो इधर यहाँ पे 0 हो रहा है, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हाफ आ गई। अब मैं दूसरी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ x की, अब मुझे यहाँ पे तो हिंट ही नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो मुझे अब हिंट नहीं मिल रही, जब हिंट नहीं मिले फिर मेरे पास वही वाला मेथड है, देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, राइट। एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दो, इक्वेशन बना दो और सॉल्व कर दो। एक्स की वैल्यू मैंने डाल दिया -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस एक्स की वैल्यू -1 डालिए -b प्लस सी -2 हो जाएगा। a की वैल्यू 1/2 आ रही थी तो ये 1 हो जाएगा बेसिकली, -b प्लस सी इंटू -2 से आ जाएगा 1 - 1 0 इक्वल टू -b प्लस सी, क्योंकि -2 अल्टीमेट 0 ही बन जाएगा। तो इक्वेशन आ गई -b प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ c इक्वल्स टू b, जो b की वैल्यू होगी वो c ही हो जाएगी। एक सेकेंड, नहीं यहाँ -2 आएगा, सॉरी, देखो ये 1 पॉजिटिव है ना, उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ रहा है -b प्लस सी इंटू -2, और -2 उधर जाएगा तो इट विल बी 1 इक्वल टू -b प्लस सी, राइट। अब एक और इक्वेशन डालनी पड़ेगी वैल्यू पुट करके। सो देखा तुमने कि मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अब जितने 6 क्वेश्चन करते हैं वहां पे डिफिकल्टी नहीं हुई एक्स की वैल्यू डालने में, यहाँ पे अब डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज हमें इक्वेशन बनानी पड़ रही है। सो इधर हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड लगा लें। दोनों मेथड में मतलब तो एक ही है अल्टीमेटली, मैंने बता ही दिया है, कौन सा भी फॉलो कर सकते हैं। इधर भी तुम एक्स की कोई और वैल्यू तुम पता कर सकते थे, पुट करके इक्वेशन बना लेते, ऑल राइट। बट ज्यादा टाइम बचाने के लिए मैं तो वो वाला मेथड कराता हूँ बेसिकली। आप कंपेयरिंग ऑप्शन कैसे, ए से अंदर अंदर सबकी मल्टीप्लाई कर दो, इधर बी एक्स को पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं सबके साथ, देखो बी एक्स को इसके साथ, बी एक्स को इसके साथ, देन सी को करूंगा। अब जब मैंने इसको किया तो देखो यहाँ पे मैं कंपेयरिंग कर सकता हूँ कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड टर्म्स। देखो टर्म्स भी हैं, कुछ कुछ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, कुछ एक्स के भी हैं। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लेता हूँ, पहले एक्स के ले लेते हैं। इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इधर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पूरी इक्वेशन में देखो एक्स जहां आ रहा है ये आ रहा है -b प्लस सी, ठीक है। यही अल्टीमेट देखो तुमने देखा हो जो मैंने भी सॉल्व किया था, यही आ रहा था, इक्वेशन तक सेम आ रही थी, ठीक है ना। बट वहां मुझे सोचना पड़ेगा क्या वैल्यू पुट करनी है। सो बात एक है, इक्वेशन सेम ही बन रही है, ठीक है। अब मैं एक्स स्क्वायर वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है तो मतलब 0, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला a है, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला b है, तो a प्लस b 0, यही आ रही है भाई, इक्वेशन सेम ही आएगी, बता ही रहा हूँ। अब इधर देखो टर्म्स ले लो, यहाँ पे टर्म कोई है ही नहीं 0, यहाँ टर्म लो खाली कॉन्स्टेंट, टर्म मतलब कॉन्स्टेंट a है, यहाँ पर -c है, तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू c, ठीक है। यहाँ से आ रहा है a इक्वल टू -b। सो इधर से पता चला, अगर मैं यहाँ पे देखो पहली बात तो -b प्लस c, यहाँ पे मैं c की वैल्यू पुट करूँ, ये देखो मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एक आ रही है c - b इक्वल्स टू 1, एक आ रहा है एक a इक्वल्स टू -b, और एक इक्वेशन आ रही है a इक्वल टू c। ये 3 इक्वेशंस आ रही हैं, हमें इसको बस सॉल्व करना है अल्टीमेटली टू गेट द वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखना, a माइनस सी आ रहा था ना, हाँ, a माइनस सी इक्वल टू 0। सो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो b की वैल्यू देखो c इक्वल टू a है, तो मैंने यहाँ रखा a, अब b किसके इक्वल है, -a के,
तो मैंने यहाँ रखा माइनस। इक्वेशन सॉल्व करनी अल्टीमेट कैसे भी करो। ए की वैल्यू आ गई हमारी हाफ, जब ए हाफ आया तो बी आ गया माइनस हाफ और सी आ गया हाफ। बस ए बी सी की वैल्यू पता चलने के बाद इंटीग्रेशन खत्म ही है, समझ लो कि क्वेश्चन ही हो गया। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, ध्यान रखें जो हमारा बन रहा था, क्या बन रहा था, एक सेकेंड, ए अपॉन एक्स माइनस वन, ए हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस। अब नेक्स्ट चीज बहुत ध्यान से सब सुने कि हम इंटीग्रेशन में अब जो हमारी ये वाली टर्म थी इसको कैसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या आ रही थी वो लिखेंगे, x उसके साथ रहेगा और c की वैल्यू डालेंगे। b की वैल्यू आ रही थी माइनस हाफ एक्स, c की वैल्यू है हाफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, अगर मैं पहले वाले का इंटीग्रेशन करूं, सबको पता है log ऑफ x माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पिछले वाले का इंटीग्रेशन मुझे समझ सपोज नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर ऊपर एलसीएम ले लेता हूं या इसको अलग अलग भी ब्रेक कर लेता हूं, देखो कैसे अलग अलग ब्रेक कर लूं, ये तो डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि देखो माइनस हाफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अलग अलग कर लिया, जैसे होता था एक्स वन अपॉन एक्स प्लस टू, इसको तुम अलग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया एक्स प्लस वन अपॉन फाइव, तुम इसको अलग अलग कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने जब अलग अलग किया तो देखो मेरा बन गया क्वेश्चन हाफ लॉग एक्स माइनस वन माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। यहाँ पे तुम्हें सबको हिंट मिल जानी चाहिए कि अगर मैं नीचे वाले को टी लेट कर रहा हूँ तो ऊपर वाली टर्म बन रही है। जिसको नहीं मिली मतलब उसका इंटीग्रेशन की पिछली वीडियोस उसने अच्छे से नहीं देखी है, उसको सब अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर देखो ये तो सॉल्व है इंटीग्रेशन, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। इसको मैं नीचे वाले को अगर टी लेट कर रहा हूँ तो सबको दिख रहा है कि ऊपर हमारी टर्म बन रही है, एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, डी टी बाई टू, वो टू से टू कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी टी अपॉन टी, राइट। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग रहा है वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या जिसको कहा जाता है बहुत अच्छा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, इट इज द फॉर्मूला ऑफ, इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो tan इनवर्स x आएगा। अब ये कैसे आया, tan x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो ऑटोमेटिकली उसका उल्टा करूंगा तो tan इनवर्स ही x आ रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ tan इनवर्स x अपॉन टू है तो उसको टू लगा ही दिया। सो मेरा ये सॉल्व हो चुका है, बट दिखने में एक चीज रह रही है कि बीच में एक इंटीग्रेशन रहता है, बस उसे सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। सो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी गया, क्यों गया सबको रीजन पता है इस क्वेश्चन के लेंदी जाने का, बिकॉज हमारा ये लीनियर फंक्शन एज सच नहीं था, राइट। इधर बस कॉफिशिएंट्स का एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि कॉफिशिएंट क्लास में जो होता है वो गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। सो इधर मैं अगर एक बार चेक कर लेता हूँ, इधर हाफ आ रहा है, इधर हाफ आ रहा है, ठीक है ठीक है। इधर देखे एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई टू, अच्छा टू से टू फोर हो जाएगा, कटेगा नहीं, देखा। तो किसी से भी गलती हो सकती है कॉफिशिएंट की, सबको ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। कॉफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टीचर वहां से ऊपर के सारे स्टेप क्रॉस कर दिए जाएंगे, तो तुम्हें बस एबीसी के वैल्यू के मार्क्स मिल जाएंगे, तो कि 50% भी शायद टीचर देते, बड़ी बात है। सो इट्स अबाउट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब सबको पता है कौन सी टर्म है, इट इज अ टर्म ऑफ रिपीटेड फैक्टर, रिपीटेड फैक्टर्स है। तो इसमें हम कैसे ब्रेक करेंगे इस चीज को सब ध्यान से देखो। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू, तो मैंने बताया था कैसे करेंगे। जो दो पावर है पहले उसको एक पावर लिखेंगे ए के साथ, देन उसका बी के साथ दूसरी पूरी के पावर लिख देंगे, और सी अपॉन एक्स प्लस टू। तीन पावर है तो देखो इसकी दो पावर इसकी एक पावर, तो टोटल तो तीन पावर आएंगी, तो एबीसी तो हमें लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर अब नया कंसेप्ट आ रहा है जो कि रिपीटेड फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा है भाई, ठीक है। ध्यान रखना है जो मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला स्टेप सेम ही है, एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस बी इंटू जो बचे हुए हैं उन्हें माइनस करेंगे तो एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन सबके स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर मैं इसको भूल रहा हूं तो ये दोनों चीजें बच रही हैं, तो मैंने यहाँ एक्स माइनस वन क्यों लिखा है। सो स्टूडेंट्स ये भी तो देखो, नीचे भी तो एक्स माइनस वन है, अगर एक्स माइनस वन का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जब एक्स माइनस वन का स्क्वायर आएगा
तो बचेगा क्या, खाली x माइनस वन ही तो बचेगा। अल्टीमेटली तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये चीज ध्यान रखना है। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई मीन टू से जब मैं a के नीचे जो x माइनस वन है उसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे देखना है कि इस वाले को नहीं लिखना, ऑब्वियस ही चीज है, बट उसके दोनों साइड लिखे जाएंगे। अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना दोनों साइड, तो x माइनस टू तो x माइनस टू, सॉरी x प्लस टू तो x प्लस टू रहेगा। लेकिन जब मैं x माइनस वन के स्क्वायर को ऊपर लिखूंगा तो नीचे से कट भी तो रहा है। तो इस चीज का सबको ध्यान रखते हुए भाई करना है, राइट। अब b के नीचे सबको पता है x माइनस वन का स्क्वायर है, या जिसको नहीं आता तो मैंने बता ही दिया कि जो ये नीचे आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो हर जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले वाइज ट्रिक है, ये नहीं कि तो मैंने लीनियर फैक्टर में बोल दिया कि ऐसे ही करना है तो तुम हर क्वेश्चन में ऐसे करोगे, नहीं। इट वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। 3-4 फॉर्मूले तो सब में अलग अलग ट्रिक्स तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। सब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, 0 1 कुछ भी पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ और x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर सकता हूँ। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी कर सकते थे, x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो बचा क्या, ये b 1 + 2 इट इज 3, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। x की वैल्यू माइनस 2 पुट करो तो ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो कोने वाली टर्म बच जाएगी खाली, इट इज -3 का स्क्वायर दैट इज 9, c की वैल्यू आ गई -2/9। अब तुम a की वैल्यू के लिए क्या करोगे भाई, a की वैल्यू भी तो निकालनी है, कैसे निकालोगे, यू हैव टू पुट सम अदर वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब तुम्हें सोचना है क्या, अदरवाइज तुम्हारे पास दूसरा मेथड है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। अब मैंने बोला कि अब मैं पुट कर देता हूँ, सपोज x की वैल्यू 1 और -2 तो कर दी, सपोज लेट्स पुट इट -1, कुछ भी कर दो, ए बी और सी तो आ ही चुके, इधर -1 पुट करता हूँ तो देखो आ रहा है a इंटू -2 इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया -1 इक्वल टू -2a प्लस b प्लस 4c। और b और c की वैल्यू देखो ये आ चुकी है, तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ताकि a आ जाएगा। b की 1/3 है, c की -2/9 है। इसे जब सॉल्व करोगे सो a की वैल्यू क्या आएगी वो लिख देते हैं, -1 इक्वल्स टू -2a प्लस 1/3 माइनस 8/9। इसको सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ a, इट विल बी इसको 3/9 बनाया -5/9, ठीक है, 5/9 को उधर भेज देंगे, नहीं एक सेकेंड, 3/9 माइनस 8/9, हाँ ठीक है, 5/9 -1 इक्वल टू -2 है, तो ये आ गया 4/9, सो a कितना आ जाएगा -2/9। मतलब a और c की वैल्यू अल्टीमेटली इक्वल आ रही है। मैंने बोला था कि जब भी आए तो हमें अपने कैलकुलेशन पे इसमें abc में गलती नहीं करनी, दोबारा जरूर चेक करो, क्योंकि abc गलत तो आगे गलत ही होगा। सो देखो b और c तो बिल्कुल सेम आ रहा था, बिकॉज यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। a की एक बार दोबारा अच्छे से चेक कर लो, -1 -1 -2 होता है, -1 + 2 इट इज 1, -1 + 2 इट इज 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। c की वैल्यू -2 डाली है, क्वेश्चन बन गया 1/3 -8। इसकी कैलकुलेशन देख लो, एलसीएम लोगे 9 - 8 3 24/27, सो -5/9 आएगा, राइट, 3 5 जा 3 9 जा। सो हमारा आंसर देखो -5/9 आ रहा है, 5/9 को मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ देखो जब सॉल्व करूंगा तो माइनस आ जाएगा साथ में, तो अल्टीमेटली आंसर प्लस आएगा। सो a की वैल्यू 2/9 आई है, b की वैल्यू b की वैल्यू 1/3 आई, c की वैल्यू -2/9 आई है। जो ये तीनों वैल्यू आई हैं इसको बस मुझे अब इंटीग्रेशन का जो मेरा एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट था, इसमें बस मुझे पुट कर देना। कैसे होगा, abc की वैल्यू डायरेक्ट पुट, a की वैल्यू कितनी आ रही थी 2/9 अपॉन x - 1, b की वैल्यू थी 1/3 अपॉन x - 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू थी -2/9 अपॉन x + 2, और सबको पता है साथ में मैं इंटीग्रेशन जरूर लगा देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी बड़ा इजी है, इसका सबको आता है। देखो पहला 2/9 log x - 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका तुम्हें सोचना पड़ेगा ना, कोई नहीं, इसका देखो -2/9 log x + 2 हो गया, प्लस c तो आएगा ही आएगा, तो इसका भी क्यों सोचना है, -1/3 लिखो, और 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर रफ में निकाल लो, रफ ब्रैकेट में टीचर को दिखा दो, उधर क्यों घिचपिट करनी। देखो क्या हो जाएगा, ये x - 1 की पावर -2, और इसका करोगे अगर तुम्हें सबको पता है इट विल बी
x माइनस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। सो याद आएगा यहाँ पर x माइनस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। ठीक है ना, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने यहाँ पे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है, उसको मैंने बस x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। एंड फाइनल आंसर देखो 2/9 log x माइनस वन माइनस 1/3, ऊपर पावर x की इनवर्स कितना होता है 1/x, तो इधर मैंने लिख दिया, इसको नीचे ले आया बस पावर को, माइनस 2/9 log x प्लस 2। अब तुम एनसीईआरटी में शायद अगर आंसर देखोगे तो वो उसको और भी सॉल्व कर देते हैं, मैंने बताया इट्स योर विश इफ यू वांट टू सॉल्व। और क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो log a माइनस log b कर सकते हैं, 2/9 कॉन्स्टेंट है क्योंकि, तो वो आंसर देंगे log a माइनस log b। एक सेकंड, यहाँ x माइनस वन है ना, वो ये आंसर दे देंगे। तो ये कैसे आया भाई, सबको साइंस स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता होता है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b इट इज log ऑफ a अपॉन b। सो वो फॉर्मूला मैंने लगाया, देख लो, क्योंकि 2/9 कॉन्स्टेंट आ रहा है, बाय चांस यहाँ 7/9 होता तो मैं ये चीज नहीं कर पाता। तो ये मेरा अल्टीमेटली फाइनल आंसर आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। सो इस सबकी इसकी जरूर प्रैक्टिस करें, तभी समझ आएगा, राइट।